हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट किए थे और आपको बोले थे कि अगले क्लास में हम लोग यूरोडो के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास यूरोडो होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम आज क्लास में आ रहे हो तो कोई बात नहीं, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो। 4 मिनट का टाइम है आपके पास खुद से ट्राई करने का, फिर मेरा सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, चल तो सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले अभी भूल जाते हैं सवाल को, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट केस पे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनो। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, और कोई एक पार्टिकल 1। ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर ये, बिल्कुल ध्यान से सुनो। इसको आप लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और कुछ नहीं लिखा हो तो आप ऐसे भी समझ जाओगे कि किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छी बात। हम बोल रहे हैं कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 1 कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कांस्टेंट। दैट मीन्स कि इसके रिलेटिव 1 का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यहां पे बैठ के जब हम 1 को देखते हैं तो हमको पता है कि 1 के वेलोसिटी का ना तो डायरेक्शन बदल रहा है ना ही मैग्नीट्यूड, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा। हाँ सर, अच्छी बात। अब मेरा सिंपल सा सवाल है कि अगर हम बोले कि 1 आके 0 को टक्कर मारेगा या 1 आके ओरिजिन को टक्कर मारेगा, ध्यान से सुनना, तो 1 की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए? इसके रिस्पेक्ट में 1 की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए? सर एक्सेलरेशन है नहीं, मतलब डायरेक्शन बदल नहीं सकता, और उसको ओरिजिन को टक्कर मारना है, मतलब इसकी वेलोसिटी इधर ही होनी चाहिए। ओरिजिन की तरफ, तभी जाके वो ओरिजिन को टक्कर मार सकता है। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। कोई दिक्कत? अच्छा, मान लो हमको पता है कि ए वेक्टर है, तो ए के डायरेक्शन को हम किससे दिखाते हैं? ए कैप से। उसी तरह हमको पता है कि पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 0 वेक्टर, तो इस डायरेक्शन को आप किससे दिखाओगे? पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 0 का यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत? ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस वेक्टर का डायरेक्शन और इस वेक्टर का डायरेक्शन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 1 का जो पोजीशन वेक्टर है उस वेक्टर का डायरेक्शन, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो 1 का वेलोसिटी वेक्टर है उस वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा होना पड़ेगा। इसी चीज को हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 0 का डायरेक्शन मस्ट बी नेगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 0। दिस विल बी द कंडीशन सो दैट 1 कोलाइड्स विथ 0, सो दैट 1 कोलाइड्स विथ 0। अब बोलोगे सर क्या पूछ रहे हो, इसमें तो एक को आपने रेस्ट पे कर दिया, एक तो मेरा ओरिजिन है, और मेरा जो सवाल है थोड़ा थोड़ा दिमाग में चल रहा है, उसमें दोनों पार्टिकल चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम जिसको चाहें उसको ओरिजिन बना सकते हैं, हम जिसको चाहें उसके फ्रेम में जा सकते हैं, और आप जिसके फ्रेम में जाओगे वही क्या बन जाएगा? ओरिजिन। आप जिसके फ्रेम में जाओगे वह वो किस पे आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा ना। इसका मतलब अगर इस सवाल को आप ध्यान से देखो, 1.5 ये बोल रहा है कि
1 का पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे है और 1 का वेलोसिटी मान लो कुछ ऐसे है। किसके रिलेटिव? ओरिजिन के रिलेटिव, कुछ नहीं बोला। और उसी तरह 2 का पोजीशन वेक्टर, देखो रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर सेम ही चीज होता है, ठीक है। 2 का पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे है r2, है ना, और इसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसे मान लेते हैं ताकि लगे कि हाँ कहीं पे टक्कर हो सकता है। ये ऐसे कुछ जा रहा होगा, ये ऐसे कुछ जा रहा होगा, तो टक्कर हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है इसलिए डायरेक्शन बदल नहीं रहा। अब बोलोगे सर हाँ तो इसका तो एक तरीका है कि टी टाइम के बाद दोनों का पोजीशन निकाल लें और दोनों को इक्वेट कर दें, ये भी सही तरीका। टी टाइम के बाद दोनों का पोजीशन निकाल लो, इक्वेट कर दो, लंबा जाएगा, ठीक है। इस केस में तो फिर भी आसान हो जाएगा, बट जहां पे रिलेटिव एक्सेलरेशंस इन्वॉल्व होंगे उस केस में वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट मेथड क्या है, ध्यान से सुनना। अगेन दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। यहां पे अगर हम किसी एक के फ्रेम में चले जाते हैं, किसी एक को रेस्ट पे ले आते हैं, तो मेरा काम कितना आसान हो जाता है। अरे हो जाता है ना, क्यों ना यहां भी हम किसी एक के फ्रेम में आ जाए। अगर हम 2 के फ्रेम में चले जाएंगे तो क्या 2 चलता हुआ दिखेगा? नहीं। और अब 1 जो होगा वो 2 के रिस्पेक्ट में क्या v1 से चल रहा होगा? नहीं, वो चल रहा होगा v1 माइनस v2 से। सीख चुके हैं। अरे वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स 2 को 1 की वेलोसिटी इधर नहीं दिखेगी, 2 को 1 की वेलोसिटी दिखेगी v1 वेक्टर प्लस माइनस v2 वेक्टर, तो v2 का उल्टा कुछ ऐसे, यही होगा ना। अरे माइनस v2 वेक्टर, अरे कुछ ऐसा ही होगा ना। ये v2 वेक्टर है, इसका उल्टा, ठीक है। और इन दोनों का जो नेट होगा वही, ध्यान से सुनना, इन दोनों वेक्टर का जो नेट होगा वही क्या हो जाएगा? दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अरे वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 वेक्टर जो होगा नेट, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब ये वही वेलोसिटी है जो 2 को दिख रही है। ये 1 की वो वेलोसिटी है जो 2 को दिख रही है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ 1 रिलेटिव टू 2। और 2 के फ्रेम में चले जाओगे तो क्या 2 चलेगा? नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर हम 2 के फ्रेम में चले गए और 1 को 2 को आके टक्कर मार रहा है, मतलब 2 के रिलेटिव 1 की वेलोसिटी ऐसे होनी चाहिए इस लाइन के अलावा। अरे अगर ओरिजिन को टक्कर मारना है तो 1 की वेलोसिटी इस लाइन के अलावा होनी चाहिए। अगर 2 को टक्कर मारना है मतलब हम 2 के फ्रेम में हैं, तो 2 के रिलेटिव 1 को किधर आना पड़ेगा? वही फंडा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं, अच्छा ये जो पोजीशन वेक्टर है ये, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 शुड बी अपोजिट टू दिस। दैट मीन्स इसी चीज को आप मैथमेटिकली लिख सकते हो, पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट, सॉरी 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का वेक्टर विल बी माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए। अब लिख दो, सिंपल सा फंडा, पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 विल बी बेसिकली पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 डिवाइडेड बाय पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का मैग्नीट्यूड होगा। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं R1 माइनस R2 बटे इसका मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2, दिस मस्ट बी इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2, दिस इज योर आंसर। खत्म। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन वेक्टर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर फॉर कॉलिजन। कोई दिक्कत?
पक्का नोट डाउन करो, स्क्रीन पॉज करके। एक सवाल फिर से आपके सामने, एक लाइन ऐसे है, ठीक है, 15 मीटर है यहाँ से यहाँ का सेपरेशन, और यहाँ से यहाँ का सेपरेशन 10 मीटर है। इस लाइन पे एक पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये पार्टिकल 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। आपको बताना है इन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। आप बोलोगे सर ये मिनिमम सेपरेशन क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे अभी इनके बीच का सेपरेशन ये है ना, √10² प्लस 15 का स्क्वायर। कुछ देर के बाद ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो इसका सेपरेशन ये हो जाएगा, है ना। कुछ देर के बाद ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो सेपरेशन ये हो जाएगा, है कि नहीं। अब बोलो सर मिनिमम क्यों? बिल्कुल, सेपरेशन देखो पहले घटता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक स्टेज आएगा जब ये पार्टिकल इधर कहीं जाने लगेगा, तो बहुत देर के बाद ये यहाँ मान लो आ गया और ये यहाँ आ गया, तो देखो सेपरेशन फिर से बढ़ने लगेगा और ये फिर बढ़ता चला जाएगा। अब आप बोलोगे सर हो सकता है दोनों कोलाइड भी कर जाए, तो बिल्कुल आंसर 0 आ जाएगा। अरे अगर मिनिमम सेपरेशन 0 आ गया तो मतलब दोनों कोलाइड कर गया, बट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा आप देख सकते हो, इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना देर लगेगा। कोलाइड होगा तो यहीं पे होगा, और तो कोई जगह है नहीं जहाँ ये कोलाइड हो सके, तो यहाँ से आने का समय लगेगा 15/4 और इसको यहाँ से आने का टाइम लगेगा 10/3। दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है मतलब दोनों यहाँ पे सेम टाइम पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। एक पहले गुजर जाएगा, एक बाद में आएगा, तो यही सिचुएशन बनेगा। तो आपको बताना दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन। इसको हम 2 मेथड से करेंगे। पहले आप खुद से ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करो, 4 से 5 मिनट का टाइम लेना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो मेथड 1, दोनों को चलने देते हैं, ग्राउंड के फ्रेम से काम करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मिनिमम सेपरेशन t टाइम के बाद आ रहा है। कितने देर के बाद आ रहा है? t टाइम के बाद। तो t टाइम के बाद ये कितना आगे चला जाएगा, जल्दी बताओ। 4t, ठीक है। और ये कितना आगे चला आएगा? 3t। तो ये दूरी कितना बचेगा? 15 माइनस 4t, और ये बचेगा 10 माइनस 3t। तो इनके बीच का सेपरेशन ये होगा, अरे यही होगा ना। तो d का वैल्यू क्या होगा आप ही बताओ। d बराबर √15 माइनस 4t का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 3t का होल स्क्वायर। ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन। बट ध्यान से देखो तो सेपरेशन किसका फंक्शन है? टाइम का। और अगर सेपरेशन को मिनिमाइज करना है, आपको याद होना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा। y अगर x का फंक्शन हो तो मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए dy/dx को क्या करते थे? 0। तो अगर dt का फंक्शन है तो dd/t क्या होना चाहिए? 0। ये ऐसे करते हैं ना, इसको अगर हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो इसको मिनिमाइज कर लो। आप बोलोगे क्यों? अरे अंडर रूट के अंदर का क्वांटिटी ही अगर मैक्सिमम मिनिमम हो गया तो अंडर रूट अपने आप क्या हो जाएगा? मिनिमम, है ना। तो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, x रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? x बराबर हो गया मेरा 15 माइनस 4t का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 3t का होल स्क्वायर। अब देखना डिफ्रेंशिएशन अगर आपको नहीं आता तो हमको नहीं पता, ठीक है, वो आपको आना पड़ेगा। dx/dt, dx/dt बराबर हो जाएगा 2 × 15 माइनस 4t इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बचेगा सिर्फ -4। चेन रूल, अगर आप गधे हो तो आप पहले
स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे फिर डिफ्रेंशिएट करोगे। होशियार हो तो चेन रूल लगा लो। सर हम तो गधे ही ठीक है। दिस मस्ट बी 0, दिस मस्ट बी 0, ठीक है। तो देखते हैं कितना आ रहा। सॉरी यहाँ पे भी एक 2 आएगा ना, हाँ। तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 15 माइनस 40 प्लस 3 × 10 माइनस 3t 0, ठीक है। तो एक्सपेंड कर लो 60 माइनस 16t प्लस 30 माइनस 9t बराबर 0। उसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 90 बराबर 25t, है ना। तो t बराबर क्या आ जाएगा 90/, तो ये हो जाएगा 90/25 यानी 18/5, है ना। तो इसको पुट करो इसमें, जिससे आपको d का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पुट करोगे तो 72/5, 3/5 का 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। 10 माइनस 24/5 तो 10 माइनस 18/5 तो 4/5, 3/5 तो 1 आ जाएगा। जब इसको पुट करोगे इसमें तो d का वैल्यू 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 15 माइनस 4 × 18/5 तो 72/5, 75 घटाओ 72 यानी 3/5 का स्क्वायर। और ये हो जाएगा 10 माइनस 18 54 54/5, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 54/5 तो माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो वही हो गया 4/5 का स्क्वायर। तो 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा, है ना। तो √1 यानी मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या आ जाएगा 1, d मिनिमम आ जाएगा 1, ठीक है। d मिनिमम कितना आएगा 1, ठीक है। पहला पार्ट, पहला मेथड, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग रिलेटिव से भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर रिलेटिव क्यों, ध्यान से सुनो। एक ही पार्टिकल चल रहा होता है, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, तो काम कितना आसान होता है, सिर्फ एक पार्टिकल पे ध्यान देना होता है, एक इक्वेशन आता है, काम खत्म। यहाँ पे 2 पार्टिकल है तो 2 इक्वेशन आए, है ना। क्यों ना हम एक पार्टिकल को रेस्ट पे ले आए। अब आप बोलोगे सर रेस्ट पे कैसे ले आए, भाई हम अपना फ्रेम उसी पे शिफ्ट कर लेंगे, हम उसी के फ्रेम से देखेंगे। रिलेटिव का यही तो पावर था। रिलेटिव मोशन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका मेन फंडा क्या था, एक ही सिचुएशन को अलग अलग फ्रेम से बताना। अगर हम इन दोनों में से किसी एक के फ्रेम में चले गए तो वो पार्टिकल तो रेस्ट पे आ गया। अरे इस दोनों में से किसी एक के फ्रेम में चले जाओगे तो वो पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। अब उसके रिलेटिव दूसरा सिर्फ मूव कर रहा होगा, है ना। तो हमको देखना होगा कि मेरे कितने करीब से गुजर रहा या कितने दूर से गुजर रहा, ठीक है। तो बताते हैं सॉल्यूशन। इसको पहले नोट डाउन कर लो अच्छे से, स्क्रीन पॉज करके। चलिए देखते हैं मेथड 2। ये और ये, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, ठीक है। दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या है 0, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी क्या होगा 0। अरे एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 बराबर एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2, यानी अगर किसी एक पे भी बैठ जाओगे तो दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता दिखेगा। ग्राउंड से भी दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और किसी एक पे बैठ जाओगे तो भी
कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता दिखेगा, मतलब एक के रिलेटिव भी दूसरा एक स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। ऐसा करते हैं, बी पे बैठ जाते हैं। किस पे? बी पे। जैसे बी पे बैठोगे तो क्या ये चल रहा होगा? नहीं। क्या ए 4 मीटर पर सेकेंड से चलेगा? नहीं। ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, आई कैप जे कैप करके भी बना सकते हो, बट वहां फील नहीं आता फिर रिलेटिव का, है ना। हम चाहते हैं आप चीजों को देखो, समझो। मतलब ए के वेलोसिटी में जोड़ना है क्या? निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। अरे वेक्टर में घटाना तो कुछ था ही नहीं, शुरू से हम बता रहे हैं। घटाने का मतलब है उल्टा करके वेक्टर जोड़ दो। इस वेलोसिटी का उल्टा, ये लेंथ में कितना है? 4। ध्यान से देखना, ये वेक्टर है 4 का और ये वेक्टर है 3 का। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, ध्यान से सुनो। मतलब बी पे जब बैठेंगे तो हमको ए कुछ ऐसे चलता हुआ दिखेगा, इस लाइन के अलावा ऐसे ही दिखेगा ना। अब आप बोलोगे सर बी के रिलेटिव ऊपर से ये लाइन पास कर रहा होगा कि नीचे? ये भी पता कर सकते हो बहुत आसानी से, ये भी आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो। ध्यान से देखो, ये कितना है? 15 और ये कितना है? 10। तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा, ये वाला एंगल, ए से बी को ज्वाइन करने वाला एंगल। ठीक है, ए बी। तो 10 थीटा कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है। अच्छा, इस एंगल को, ये जो वेक्टर आ रहा, रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का सम, ये है 4, ये है 3, इसको मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, तो 10 अल्फा क्या आ रहा है? 3/4। बड़ा कौन है जल्दी से बताओ? 3/4 की 2/3? 9, 8, तो 3/4 बड़ा। 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे अल्फा बढ़ाते हैं वैसे वैसे 10 अल्फा बढ़ता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका 10 का वैल्यू बढ़ता है। अगर इस अल्फा का 10 ज्यादा है तो मतलब अल्फा ज्यादा है थीटा से, है ना। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये इसको जोड़ने वाला, तो ऑब्वियसली इसका थोड़ा ऊपर से गुजर रहा होगा। अरे हम ये लाइन ऐसे क्यों बनाए, इसका रीजन बता रहा है कि ये बी के ऊपर से क्यों गुजरता हुआ दिखेगा। ठीक है, अच्छा, क्या ग्राउंड के रिलेटिव ए ऐसे जा रहा है? नहीं, बी बोलेगा कि ए इस लाइन पे चलता हुआ गया, क्या इसको इससे टकरा रहा? नहीं, मतलब ये ऐसे गुजर जाएगा। मतलब ये देखो, इसके करीब आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा और फिर दूर चलता चला जा रहा। बिल्कुल वही काम हो रहा है जैसे ग्राउंड पे हो रहा था, है ना। अरे ग्राउंड में क्या था, दोनों पास आते 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 फिर दूर हो गया। तो ये बताओ कि बी को क्या दिखेगा? ए इस लाइन पे जाता हो ऐसे, ऐसे दिखेगा, और यहां कहीं बी है ना। अब आप बताओ मिनिमम सेपरेशन कब होगा? किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच का मिनिमम सेपरेशन होता है इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दो। यही क्या होता है? मिनिमम सेपरेशन। मतलब अगर ये हम निकाल लें तो यही मेरा मिनिमम सेपरेशन है। अरे एक का पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अलग हो सकता है, बी के रिस्पेक्ट में अलग हो सकता है, लेकिन दो पॉइंट के बीच की दूरी हर फ्रेम से क्या होगा? सेम। यानी बी अगर बोलेगा कि अभी ए और बी के, मेरे और ए के बीच का जो लेंथ है ग्राउंड से भी वही दिखेगा, तो जब ये सेपरेशन यानी इन दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन मिनिमम हो रहा होगा, वही ग्राउंड के फ्रेम में भी होगा। जब बी बोलेगा कि ए मेरे सबसे करीब है,
ग्राउंड के फ्रेम में भी तो आप तभी बोलोगे कि ये और बी सबसे करीब है ना। तो अब बी को मिनिमम सेपरेशन क्या दिख रहा है, ये वाला लेंथ, अरे दिख रहा है। अगर हम किसी तरह ये लेंथ निकाल लें तो क्या मेरा काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, अरे हो जाएगा। यही लेंथ तो चाहिए, दिस इज द मिनिमम सेपरेशन। क्यों? क्योंकि बी पे बैठ के ए हमको ऐसे चलता हुआ दिख रहा है, बी पे बैठने के बाद ए हमको ऐसे चलता हुआ दिख रहा है, तो ए मेरे सबसे करीब कब है? जब यहां है, जब यहां है। और उस समय हमसे कितना दूर है? तो इस लाइन के लेंथ के बराबर दूर है ना। यही लाइन तो निकालना हमको, यही लेंथ तो निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब यहां पे लगाएंगे थोड़ा सा ज्योमेट्री। क्या करेंगे? थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे। टेन अल्फा का वैल्यू हमको पता है कितना, 3/4। ऐसा करते हैं, इसी लाइन के पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ड्रॉ कर सकते हो इस लाइन के पैरेलल। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। बोलोगे ऐसा करने से क्या फायदा? अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। बस ज्योमेट्री लगा रहा है, फिजिक्स खत्म, अब मैथ्स। हाँ, ये अल्फा, ये अल्फा, तो ये लेंथ निकल जाएगा। ये इस लेंथ को बोल दो x, क्या बोल दो? x। x बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कैसे? तो ये हो जाएगा आपका 15 - x हो जाएगा। तो 10/15 - x मस्ट बी इक्वल टू 10 अल्फा, दैट इज 3/4। तो ये हो जाएगा आपका 40 = 45 - 3x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 3x बराबर 5, तो x बराबर 3/5। अच्छा, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो। यहां मेरे हिसाब से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। अरे दो पैरेलल लाइन है तो वो परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो वो दोनों भी पैरेलल हो जाएगा। ये अल्फा, ये x, तो ये एंगल निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बराबर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बराबर साइन अल्फा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बराबर साइन अल्फा। अच्छा, 10 अल्फा हमको पता है, 3/4, तो मेरे हिसाब से साइन अल्फा भी हमको पता है, 3/5, है ना। ट्रायंगल बना के ये सिखा चुके हैं बेसिक में। तो साइन अल्फा हमको पता चल गया, तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय एक्स, परपेंडिकुलर बाय एक्स जो हमको निकालना है, जिसको P बोलना, इसको हम क्या बोल लेते हैं? P। तो परपेंडिकुलर बाय एक्स इक्वल टू साइन अल्फा 3/5, x बराबर 5/3 है ना, ठीक है। तो P बराबर 1। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका सॉल्यूशन कितना छोटा है, और पीछे वाले का सॉल्यूशन देखो, मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब किसी एक के फ्रेम में बैठ गए तो बस एक दूसरा पार्टिकल ही चलता दिख रहा था, दोनों चलता हुआ नहीं दिख रहा था। अब हम आसानी से बता दिए कि भाई मेरे रिलेटिव, हम B हैं, मेरे रिलेटिव ऐसे जा रहा होगा, तो मेरे सबसे करीब कब होगा? जब यहाँ पे होगा, है ना। और यही सबसे करीब का सेपरेशन। कोई दिक्कत? नोट डाउन कर। एक सवाल देखिए, ऐसा ही सवाल जेई में आया है, एग्जैक्ट डाटा हमको याद नहीं, ठीक है, बट बिल्कुल ऐसा ही सवाल जेई में आ चुका, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दो टावर, टावर का हाइट डिफरेंस कुछ है, ठीक है, 9 मीटर, टावर के बीच का सेपरेशन है 22 मीटर। इस टावर के टॉप से एक पार्टिकल को फेंका गया 2 मीटर पर सेकंड से, और इस टावर के टॉप से एक पार्टिकल को फेंका गया 14 मीटर पर सेकंड से। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो बताना है कि ये कहाँ पे कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा डाटा दिया हुआ कि ये कोलाइड
करेंगे। ठीक है, ये अलग बात है। तो आपको बताना है दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन। अगर कोलाइड कर जाएगा तो मिनिमम सेपरेशन 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तरीका नंबर 1 गधों वाला तरीका, आंसर आएगा उससे भी। वो तरीका ये है कि ये ऐसे एक प्रोजेक्टाइल होगा, ध्यान से सुनना, और ये भी ऐसे एक प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे होगा मान लो, और ये इस पॉइंट पे होगा, तो ये इनका सेपरेशन। फिर इस पॉइंट पे होगा और ये इस पॉइंट पे होगा, तो ये इनका सेपरेशन। तो ऑब्वियसली सेपरेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, दोनों पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन भी है। इस बार खास बात तो ये है कि दोनों के पास एक्सेलरेशन भी है। अभी तक एक्सेलरेशन नहीं था, बट इसमें एक्सेलरेशन भी है। यही सोचना है, यही सोचना आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो तरीका नंबर 1, इसको ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मान लो, या इसको ओरिजिन मान लो, किसी एक को। दोनों का कोऑर्डिनेट लिखो, टाइम का फंक्शन निकाल सकते हैं ना, दोनों का कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन। ठीक है, तरीका नंबर 1, उसे भी आप ट्राई करना, देखना कितना लंबा जाता है। दोनों का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, टाइम का फंक्शन। मान लो इसका कोऑर्डिनेट आया x a y a, क्या आया x a y a, और इसका कोऑर्डिनेट आया x b y b। बहुत को तो ये भी नहीं पता को उसको कैसे लिखेंगे सर, टाइम का फंक्शन है ना। अच्छा, x a y a x b y b। फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी अंडर रूट एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसको मिनिमाइज करेंगे। क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, एंड यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। बहुत लंबा प्रोसेस, घर से कर क्या अगले क्लास। अब थोड़ा सा इसको हम रिलेटिव के वे से सोचते हैं। किसी एक को स्थिर कर दो। रिलेटिव का मेन फंडा क्या है, किसी एक पे बैठ जाओ, मतलब एक को स्थिर कर दो। ठीक है, दोनों में से किसी एक पे बैठ लेंगे। थोड़ा सा एक्सेलेरेशन पे गौर करते हैं कि यहां पे एक्सेलेरेशन का रोल क्या। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए क्या लिख सकते हो, दैट विल बी -9j, सॉरी 10j। नीचे को j मान लेते हैं, तो एक्सेलेरेशन, अरे जब फेंक दोगे तो एक ही एक्सेलेरेशन है, दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और b का एक्सेलेरेशन -10j। ऐसा करते हैं, b पे ही बैठ जाते हैं। किस पे बैठ जाते हैं, b पे। किस पे बैठ जाते हैं, b पे। तो एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b क्या आ जाएगा, 0। पता चला इसका फायदा, एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b के 0 आने का फायदा समझ में आया। ठीक है, ग्राउंड से दोनों का पाथ प्रोजेक्टाइल दिख रहा है, बट किसी एक के फ्रेम में चले जाओ तो दूसरा स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ दिखेगा। नहीं समझ में आया, फिर से सुनो। ग्राउंड से ये भी प्रोजेक्टाइल, ये भी प्रोजेक्टाइल, लेकिन किसी एक पे बैठ जाओ, यानी ऐसे मानो 2 पत्थर फेंका गया, तो एक पत्थर प्रोजेक्टाइल, दूसरा पत्थर भी प्रोजेक्टाइल। आप किसी एक पत्थर पे बैठ जाओ, आपको दूसरा पत्थर स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखेगा। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि एक पत्थर के रिलेटिव दूसरे पत्थर के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और जब एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। ग्राउंड के रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक के रिलेटिव दूसरे की वेलोसिटी कांस्टेंट है। यानी अगर हम B पे बैठ गए तो A हमको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ दिखेगा। मतलब अगर हम B पे बैठ गए तो A का पाथ फिर से क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और उस केस में मिनिमम सेपरेशन कितनी आसानी से हम लोग निकाल चुके हैं। अरे निकाल चुके हैं ना भाई, एक के रिलेटिव दूसरा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा तो मिनिमम सेपरेशन निकाल चुके हैं। और कौन सा मेथड सबसे बेस्ट था, रिलेटिव। और यहां तो रिलेटिव ही यूज करना बेस्ट है। क्यों, क्योंकि अगर रिलेटिव यूज नहीं कर रहे हैं तो दोनों के पास एक्सेलरेशन भी है, दैट विल मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। तो क्या करना सबसे बेस्ट होगा
किसी एक के फ्रेम में बैठ जाओ, किसी एक के फ्रेम में बैठ जाओ। ए के फ्रेम में भी बैठ जाओगे तो बी का एक्सेलरेशन 0 दिखेगा, बी के फ्रेम में बैठ जाओगे तो ए का एक्सेलरेशन 0 दिखेगा। तो दूसरा एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा होगा, और स्ट्रेट लाइन पाथ वाला जो रिलेटिव वाला केस है वो तो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, और यहां पे एक पॉइंट लिख लेना अपने लैंग्वेज में कि दो प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड के फ्रेम में कैसा उसका पाथ होता है, पैराबोलिक, लेकिन एक प्रोजेक्टाइल के रिलेटिव दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। लिख लेना, कई बार सवाल आ जाते हैं स्कूल में प्रूफ करने के लिए कि एक पार्टिकल ए को प्रोजेक्ट किया गया, दूसरे को प्रोजेक्ट किया गया, प्रूफ करो कि ए के रिलेटिव बी का पाथ स्ट्रेट लाइन है। अब झूठ मूठ में उसके लिए परेशान नहीं होना, तुरंत प्रूफ कर देना है कि ए के रिलेटिव बी का एक्सेलरेशन 0 है। दैट मीन्स ए के रिलेटिव बी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में ऑब्वियसली पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। खत्म। स्क्रीन पॉज करके अब ट्राई करो खुद से दूसरा वो वाला आपका मेथड, कौन सा, रिलेटिव वाला। चलिए, तो हम ए के रिलेटिव देख लेते हैं, है ना। ए के रिलेटिव देख लेते हैं, उससे पहले ये एंगल थोड़ा सा चेक कर लें, ये वाला। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये वाला एंगल कितना होगा पहले ये तो बता दो। ये 9 है, ये 22 है ना। तो ये ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन जो होगा वो कितना एंगल बना रहा होगा, tan थीटा, दैट विल बी 9/22। ये कंपैरिजन के काम आएगा कि एक के रिलेटिव दूसरा ऊपर से गुजर रहा होगा कि नीचे से। ठीक है, चलो देखना वेक्टर अच्छा होने का क्या क्या फायदा होता है, देखते रहना ध्यान से। हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, यानी दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये 14 है, ध्यान से देखना, इसको अलग बना लेते हैं। ये 14 है, ठीक है। अच्छा, किस पे बैठे हो, इसको देख के बताओ, बैठे हो किस पे, ए पे। जिसके रिलेटिव बात कर रहे हैं मतलब हम उसके फ्रेम में चले गए, मतलब वो रेस्ट पे आ गया। ठीक है, अच्छा ये 2 इधर है, सॉरी इधर है ना, तो इसका निगेटिव करोगे तो ये इधर हो जाएगा, यानी यहां के कुछ ऐसे 2 हो जाएगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी एंड दिस इज माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब यहां पर रिजोल्यूशन सबसे बेस्ट मेथड, कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है, रिजोल्यूशन। इसको भी x में तोड़ दो, इसको भी x में तोड़ दो, उसको भी y में तोड़ दो, और इसको भी y में तोड़ दो, तो कुछ ऐसे दिखेगा। इसका हो जाएगा 14/√2 हो जाएगा। अरे 14 cos 45, तो 14/√2 कितना होता है बताओ, 14/√2 करोगे तो 7√2 आ जाएगा। तो इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा 7√2, और इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा 2/√2। 2/√2 तो क्या बचेगा, √2, सॉरी 2/√2, हाँ ठीक तो है, √2। तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा, √2, और y कंपोनेंट भी इसका हो जाएगा 7/√2, और इसका हो जाएगा √2। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में तो दोनों एडअप हो जाएगा, 7√2 प्लस √2, अरे हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 8√2, और y में हो जाएगा 6√2। ठीक है, मतलब ध्यान से सुनो मेरी बात, जब A पे बैठ के B की वेलोसिटी देखेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखेगा हमको, 8√2
और इधर 6√2। ठीक है, ए के रिलेटिव बी की वेलोसिटी अलग से बना रहा है ताकि आपको क्लियरली दिखे। अच्छा, ये एंगल कितना हो रहा होगा, ये भी थोड़ा देख लिया। ये एंगल अल्फा बोल लेते हैं इसको, तो 10 अल्फा मेरे हिसाब से आ जाएगा 6/8, दैट इज 3/4। इन दोनों को कंपेयर कर लें तो पता चल जाएगा कि ये इस लाइन से ऊपर से गुजर रहा होगा कि नीचे से। तो 9/22 और 3/4 को कंपेयर करना, तो ये कितना हो गया 36 और ये 66। तो बड़ा कौन सा हो गया 3/4। मतलब ए के रिलेटिव जब बी पे बैठेंगे तो इसका वेलोसिटी हमको कुछ ऐसे दिखेगा 8√2 और इधर 6√2। और ए कितने से चल रहा होगा रेस्ट पे, और ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, ऊपर से गया कंपेयर कर लिया है ना। तो मिनिमम सेपरेशन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा मिनिमम सेपरेशन। कैसे निकालोगे, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ध्यान से देखते जाना आप। ये एंगल मेरा क्या है अल्फा, और ये मेरा पॉइंट बी है। ठीक है, तो इसके पैरेलल ड्रॉ करें एक लाइन। मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है। और अगर हम ये निकाल पाए तो मेरा काम हो जाएगा। यही तो मिनिमम सेपरेशन है ना। तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। ये निकाल सकते हो क्या पहले, ये कोशिश करो। ये अल्फा तो ये अल्फा, ठीक है। यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लो तो ये हो जाएगा आपका 22, ठीक है। और ये हमको नहीं पता तो इसको बोल लेते हैं x, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा अल्फा, ठीक। तो इसमें दिया हुआ क्या है, ये 9 ये पता है और ये x है ना, ये 9 और ये x। तो 9 + x, 9 + x / 22 बराबर 3/4। तो जोड़ो कितना रहा, तो ये हो जाएगा 36 + 4x = 66। 36 + 4x = 66। तो 4x = 30, तो x = 30/4। तो इट विल कम आउट टू बी 15/2। तो ये लेंथ हो गया 15/2, ठीक है। 8√2 ये है, इसके लिए परेशान मत होना। ये हो गया आपका कितना, अरे ये लेंथ कितना हो गया 15/2। और ये एंगल अगर अल्फा, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा 90 - अल्फा अल्फा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा, इसको P बोल लेते हैं, ठीक है। तो P/x = कॉस अल्फा,
ठीक है, तो P बराबर x cos अल्फ़ा, ठीक है, x cos अल्फ़ा आ जाएगा आपका 4/5, कैसे, तो tan अल्फ़ा पता है, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 15/2 इंटू 4/, तो 6 मीटर आ गया। मिनिमम सेपरेशन कितना आ गया 6 मीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना आप, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा और होमवर्क लिख लीजिए पहले तो। HC वर्मा एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है, करके आइएगा। HC वर्मा एग्जाम्पल नंबर 18 काइनेमेटिक्स चैप्टर का, वहीं से कहानी शुरू करेंगे हम लोग अगले क्लास में, ठीक है, तो ज़रूर करके आइएगा। एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करते हो आप लोग, ठीक है, थैंक यू।